हाय फ्रेंड्स, काइंडली फेथ में मैं कोई बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला। एक्चुअली मोदी जी के बारे में मैंने जब पढ़ा और एलन मस्क के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इनसे बिजनेस में सीखने के लिए यार बहुत कुछ है। मीन्स हमारी लाइफ में ऐसे जो भी चीज़ होती है वो सब इनके लाइफ में हुआ पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आप सभी को। मैं इस साल फ्रॉम दिस अप्रैल 50 SIP में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोरिलेट करने वाला हूँ स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, और मैंने अपने सेंटर्स भी मेंशन कर दिए हैं इस बार। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पीके ग्रुप, दैट इज़ द कंसल्टेंसी पार्ट एंड कैटलाइजर एकेडमिया, जो कि मेरा कोचिंग जिसके नाम से मेरा SIP चलता है, तो हम लोग लगभग 50 SIP इस साल कर रहे हैं। 10 SIP मैंने इस साल किए थे। 10 SIP में एवरेज 100 जेई मेंस के हमने रिजल्ट भी दिए। मैं कुछ रिजल्ट भी इस बार दिखाना चाहूँगा आपको। एक्चुअली मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है क्योंकि इस बार हमने रिजल्ट्स भी दिए। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके इस साल रिजल्ट्स आए। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। SIP को लेकर कई बार लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर आप SIP कैसे ले रहे हैं। मैं 1.5 लाख से SIP लेना शुरू करता हूँ। मीन्स 1.5 लाख में 4 टीचर देना, टेस्ट पेपर देना, प्रिंटेड मटेरियल देना, ऐप सपोर्ट देना, एवरीथिंग। और बाकी आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। मेरा अगर सपोर्ट चाहिए तो आई एम रेडी फॉर सपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सन की जिनसे नफरत तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिसकी तरह बेटा शायद ही इस धरती पे करेंटली जिंदा रहता हुआ कोई ऐसा इंसान है जो कि ना चाहता हो। मुझे कई बार लोग कांग्रेस और बीजेपी की लेवल पे नापते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको राहुल गांधी जैसा बेटा चाहिए या मोदी जैसा बेटा चाहिए, आप डिसाइड कर लो। जैसा चाहिए उसको वोट दे दो। मैं पर्सनली नहीं कहता कि आपको मोदी जी को वोट देना चाहिए। मैं यहां पर खड़ा हूं सिर्फ यह बताने कि इस पर्सन से आप मार्केटिंग कैसे सीख सकते हो, रियली। और जो डिप्रेशन वाली कंडीशन है, कई बार होता है ना कि क्या मोदी जी के पास भी डिप्रेशन आता हो। यार 2001 में बंदा पहली बार CM बना, गोधरा कांड हो गया। उस समय बंदा मां दुर्गा को चिट्ठियां लिखा करता था। जैसे हम डिप्रेशन में दारू पीते हैं या फिर हम डिप्रेशन में किसी को गाली दे रहे होते हैं, हम डिप्रेशन में कई सारी चीजें कर रहे होते हैं। यह बंदा जो था वह डिप्रेशन में मां दुर्गा को चिट्ठियां लिखा करता था। सो रियली इनके बारे में पढ़ना तो बनता है। सबसे पहली चीज, इनके क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, मैं हो सकता है 20 मिनट का ये जाए। सबसे पहला इनका इंट्रोडक्शन। प्राइम मिनिस्टर है, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया जो कि स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए। आई थिंक 1950 के आसपास इनका जन्म हुआ था, उसके बाद पैदा हुए। सबसे पहला इनका स्ट्रगल, सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या लेना देना है कब पैदा हुए कब नहीं पैदा हुए, हमें यह चाहिए कि हम इनसे फायदा कैसे ले सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी के भी बारे में पढ़ो उनसे देखो कि आप उनसे कैसे क्या फायदा ले सकते हो। मैं मोदी जी के बारे में यहाँ पे वर्कआउट करने जा रहा हूं, तो मैं बताने जा रहा हूं कि मोदी जी से आप क्या सीख सकते हो, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले इस बंदे को स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप से, स्ट्रगल फ्रॉम सेल्फ। इसलिए 17 साल की एज में जब हम अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे होते हैं, एवरेज मेरी एज का ग्रुप का अगर कोई बंदा है तो शायद ही ना करता हो, शायद 99 में शायद 1% वो किसी के भी घर का हो। सो इन्होंने सबसे पहले खुद से स्ट्रगल किया। जिस 17 के एज में हम 2 चीजों में फंसते हैं, कभी लगता है कि लड़की के पीछे भागे, कभी लगता है कि कैरियर के पीछे भागे, लेकिन कई बार हम सभी के मन में यह ख्याल जरूर आता है कि सब मोह माया है, क्यों ना हम संन्यास ले लें। उस टाइम पीरियड पे यह पर्सन अपने घर को छोड़कर चला जाता है। कहां जाता है किसी को नहीं पता। कहने के लिए स्वयं कहते हैं कि मैं हिमालय में था, लेकिन वास्तविकता क्या है अभी तक इसका कोई वेरीफाइड आंसर नहीं है। वहां पे जाने के बाद यह खुद से लड़ाई करते हैं और यह समझते हैं कि इनका एम क्या है। हर व्यक्ति के लाइफ में 3 चीजें क्लियर होना जरूरी है: व्हाट, वाई, हाउ। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो इवन
मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, बट जब मैं स्ट्रगल फेज में आया तो अब मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर जो टैलेंट था वो डॉक्टर बनने का नहीं था, मैं वकील अच्छा बन सकता था। और शायद मैं वकालत पढ़ता तो इंडिया के बहुत अच्छे वकील में नहीं तो एक ठीक ठाक वकील में नाम मेरा आता, क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट था। बट सराउंडिंग की वजह से मेरा ना व्हाट क्लियर हुआ, ना वाई क्लियर हुआ, ना हाउ क्लियर हुआ। मेरा कभी क्लियर हुआ ही नहीं है सब चीज़ें। तो यह बंदा व्हाट, वाई और हाउ क्लियर करके बैठा था कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जब आपको काफ़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पे पहुंचना हो तो आपके लाइफ का स्ट्रगल भी कुछ उसी प्रकार से होता है। हमें नहीं पता कि कोई भी वर्तमान किसी पर्सन को किस भविष्य के लिए तैयार कर रही है। आप समझिए कि जिस समय यह घर छोड़ के भागा होगा, लोगों ने क्या कहा होगा, वाह शाबाश क्या काम किया है, नहीं, ताने दिए होंगे यार। हमारे और आप जैसे लोगों ने ही इनको ताने दिए होंगे, और हमारी औकात नहीं कि इसके जूती बराबर आज के दिन हो जाए हम। और हमारे आप जैसे रियलिस्टिक यही है, ताने ताने ही मिले होंगे इनको। तो जो इनकी सबसे बेस्ट लाइन लगी उस टाइम की मुझे, कि मुझे यह पता चला कि जो भगवान है और जो इंसान है वह इंसान भी भगवान ही है, लेकिन उसके अलग अलग प्रारूप हैं। जैसे आपने महाभारत का एक सुना होगा कि लास्टली जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कृष्ण ही मार रहा था, कृष्ण ही मर रहा था, तो मैं स्वयं भगवान हूं। उपनिषद का भी यही सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है उपनिषद का, वह भी यही है कि मैं भगवान हूं, यह मैं जानता हूं, और जिस दिन मैं यह पहचान लूंगा कि मैं भगवान हूं उसी दिन मैं भगवान बन जाऊंगा। ये इनकी जो कोटेशन है यह सबसे पहला इनका जो था वो इनके खुद से स्ट्रगल, कि मुझे चाय बेचते रह जाना है या मुझे देश के किस लेवल पे पहुंचना है। क्या इनको शुरुआत में पता था या पीएम बनेंगे? नहीं पता था यार, हमें नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। मैंने तो अपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था मैं 30,000 से ऊपर कमाऊंगा। आज के डेट में तो काफ़ी कुछ सैलरी भी दे रहा हूं, बट नहीं था इनको पता। इसलिए इन्होंने जो सबसे पहला स्ट्रगल किया वो खुद से किया। देन आफ्टर फ्रॉम फैमिली से स्ट्रगल। आप कोई भी नया काम करने जाओ, कोई भी नया काम करने जाओ, सबसे पहला अपोजिशन आपका खुद का सगा भाई करेगा। अगर आप नया काम कर रहे हो तो नया काम मतलब उस काम को आपकी फैमिली में किसी ने न की हो, तो सबसे पहला अपोजिशन, एक्सेप्ट सरकारी नौकरी की तैयारी के अलावा अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, जैसे मान लो आप कोई रिस्क लेने जा रहे हो स्टार्टअप का, तो सबसे पहला अपोजिशन आपके भाई से, दूसरा अपोजिशन आपके कजन से, तीसरा अपोजिशन आपके फैमिली से, चौथा अपोजिशन आपके सोसाइटी से। जब इतने अपोजिशन को, मैं एक नाम लूंगा, मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूं, अनअकैडमी के मालिक है रोमन सैनी जी। रोमन सैनी जी नीट क्वालिफाई, उस समय तो AIPMT होता था, AIPMT क्वालिफाई किया, एम्स दिल्ली के स्टूडेंट रहे। देन आफ्टर UPSC जो DM बनना, यूपी बिहार में तो खासकर DM को भगवान ही मान लेते हैं, कि पता नहीं क्या मान लेते हैं उनको, DM बनना। उसके बाद उस बंदे ने स्टार्टअप किया और अनअकैडमी आज के डेट में काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है। क्या वह बंदा DM बनकर इतना ज़्यादा अर्निंग या इतना ज़्यादा फेम करता होगा? कितने DM के नाम पता है आपको? अपने खुद के एरिया के पिछले 20 साल के DM के नाम पूछ दिए जाए तो नहीं बता पाएंगे हम। लेकिन रोमन सैनी को ऐसा कौन सा बच्चा है जो नहीं जानता है? तो क्या जब इन्होंने अपने मेडिकल को लीव किया होगा रोमन सैनी जी ने, या फिर अपने जो इनका IAS का वर्कआउट है उसको लीव किया होगा, तो लोगों ने तारीफ की होगी? नहीं, लोगों ने पागल ही बोला होगा। बट ही वॉज हैविंग द डेयर, और इन्होंने आगे किया सेम वे, इन्होंने भी इसी तरीके से एक स्ट्रगल किया। इसके बाद अगर मैं इनकी कहानी को आगे लेके जाता हूं, तो यह बंदा काफ़ी स्ट्रगल करके जब इमरजेंसी का टाइम आता है, RSS को ज्वाइन करता है, और इमरजेंसी का जब दौर आता है, आपातकाल, जनरली हमारे लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो हम जॉब छोड़ देते हैं। ये मेरी शिकायत रही है कई टीचरों से, और मैंने खुद भी कहा है, क्योंकि एक टीचर ने मुझे कॉल किया और बोला सर आपने तो खुद ही कहा है कि 3 महीने पे जॉब छोड़ दो। अरे भाई, मैंने दूसरे प्रोस्पेक्टर से कहा था, वो आप पूरा वीडियो देखो। अगर आप किसी एक जगह टिकते हो, किसी भी एक जगह, आप किसी भी एक बड़े टीचर का नाम पिकअप कर लो, जिसका भी आपको लगता हो कि मुझे इस
टीचर के जैसा बनना है या फिर जिस भी आप प्रोफेशन में हो, उसने एक कंपनी को पकड़ा होगा, उसी कंपनी को कम से कम 5 से 8 साल रगड़ा होगा, देन आफ्टर वो उस लेवल पे पहुंचा होगा। इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया, इनके पास ऑप्शन था कि यह कांग्रेस में जा सकते थे, लेकिन एक दूरदृष्टि थी कि जो गिरा हुआ है ना, जो ग्राउंड पे है उसको आप उठा सकते हो, जो आसमान है उस पर नहीं उठा सकते। आज के दिन अगर आपको राजनीति में प्रवेश करके राजनीति में किसी बड़े लेवल पे जाना है तो यू मस्ट इंटर इन कांग्रेस और एनी अदर पार्टी देन बीजेपी। बीजेपी में आप एंट्री लेके कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यार इतना ऊपर उठा हुआ है कि वहां पे सीक्वेंस तय है, मोदी जी के बाद योगी जी को आना ही है। अगर आपको सच में कुछ स्ट्रगल करना हो तो जो कंडीशन आज के डेट में कांग्रेस की थी, मोर और लेस उस समय सेम कंडीशन बीजेपी की थी। तो इनको पता था कि बीजेपी में अगर हम घुसेंगे तो बीजेपी में ऊपर जाने का रास्ता है। रास्ता इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे पार्टी ग्रो करेगी, जैसे सपोज मैं एक सपोजिशन भी ले लेता हूं, मान लीजिए मेरा पीके ग्रुप ऑफ एजुकेशन है या कैटलाइजर एकेडमिया है, दोनों मेरी ही कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, हमने दोनों को रजिस्टर किया हुआ है। भगवान करे ऐसा हो कभी कि मेरी कंपनी यूनिकॉर्न बनती है, तो यूनिकॉर्न बनने के बाद क्या मैं किसी XYZ पर्सन को उठाऊंगा और उसको 1 करोड़ का ऑफर कर दूंगा? कभी नहीं करूंगा। जो आज के डेट में मेरी वैकेंट टीम है, जो मेरे साथ 8,000, 10,000, 20,000 रुपये पे काम कर रही है, या फिर ऐसा टीचर जो वाकई मार्केट में मेरे साथ अब जुड़ने लगे हैं, ऐसे लगभग 16-17 टीचर हैं जिनको मार्केट में 80,000 का ऑफर है, लेकिन वो 50,000 का लेकर हम मेरे यहाँ सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सर ठीक है, अगर आपका कंपनी ग्रो करता है तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रो करेंगे, नहीं करता है तो ठीक है 2 साल का रिस्क ही सही, 50,000 तो दे रहे हो ना, मेरा घर का खर्चा चला रहे हो ना। सेम भी होता है, अगर आप किसी लोअर कंपनी से अटैच होते हो तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगा वैसे वैसे उसको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसका फेथफुल हो, और फेथफुल हमेशा पुराना ही हो सकता है, नया बंदा तो फेथफुल हो ही नहीं सकता। और जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकालीन सिचुएशन जब लाई थी, तो आपातकालीन में यह बंदा पार्टी छोड़ के नहीं भागता है, यह बंदा अपने फिर से घर बार नहीं चले जाता है, अपने बीबी के साथ नहीं जाता है, यह बंदा अगेन उसी आरएसएस के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि यह खुद पे विजय प्राप्त कर चुके थे, इनका व्हाट, वाई और हाउ तीनों क्लियर हो चुका था, इसलिए यह स्ट्रगल के फेज में आगे बढ़ता है। आपातकालीन स्थिति में आपने सुना होगा कि इन्होंने पंजाबी का भेष बनाया था, और पंजाबी का भेष बनाने के बाद ये इंदिरा गांधी के सरदर्द बन गए थे। इंदिरा गांधी को लगा था यार कि एक चूहा है, इसको बाहर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा था। इंदिरा गांधी पहले से ही परसीव कर चुकी थी कि मोदी एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने जो लिस्ट है, हॉट लिस्ट है, उसमें रखना पड़ेगा। एक चाय वाले के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में चढ़ जाना काफ़ी बड़ी बात होती है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर मेरा नाम कभी योगी जी या मोदी जी ले लेते, मेरे लिए तो भाई मतलब एक ऐसा होगा कि साक्षात भगवान ने नाम ले लिया और जीवन ही धन्य हो गया। इस बंदे को हॉट लिस्ट में डाल दिया, और जो पीएम है वो एक ऐसे बंदे को हॉट लिस्ट में डाल रही जिसकी कोई औकात नहीं। मोदी जी की क्या औकात थी उस समय? कुछ नहीं। उस चीज ने मोदी जी को आगे बढ़ाया। देन आफ्टर अगेन यह गुजरात का चुनाव जब होता है तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। काफी छोटे लेवल पे रह के इनको बेस्ट ऑर्गेनाइजर बोला जाता है उस समय। मैंने लिखा था, एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा भी था इनको, कि बेस्ट ऑर्गेनाइजर इनको बोला जाता है। एक एक्टर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला था कि अगर आपको भगवान अल्टो चलाने के लिए दे रहा है तो पहले अल्टो ढंग से चलाइए। यह मत सोचिए कि जब फॉर्च्यूनर मिलेगा तो हम ढंग से चलाएंगे, क्योंकि अगर आप अल्टो ढंग से नहीं चला पाए तो भगवान कहेगा यार इसको, यह जब अल्टो नहीं चला पाता तो इसको फॉर्च्यूनर कहां से दे दे। मोदी जी की कहानी भी कुछ इसी तरह रही है। यह एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जब एंट्री लिए हैं आरएसएस में, तो इन्होंने इतना ढंग से ऑर्गेनाइज किया
हमें लगता है ना कि हमें लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लोग ऑब्जर्व करते हैं। इन्होंने इतना ढंग से ऑर्गेनाइज किया कि फाइनली इनकी बातें आगे पहुंचती गई, और उसी समय आपातकालीन की जब स्थिति आई और आपातकालीन में इन्होंने फिर से जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया और बीजेपी के बड़े लोगों की नज़रों में ये आना शुरू हो गए। इसके बाद इनको दे दिया गया कि ठीक है भाई, आप ये अभी गुजरात चुनाव है, इस गुजरात चुनाव की पूरी जिम्मेदारी लो। अब संदीप देसाई सर हैं, उनका कहना होता है, उनका मैं एक इंटरव्यू पे सुन भी रहा था कि गुजरात का चुनाव जो उस समय इलेक्शन हुआ था, उसमें जो केशुभाई पटेल हैं, यह प्रधानमंत्री, आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी वजह से जीतते हैं। लेकिन फिर वही सबसे सीनियर नेता, हमें ही सीएम बनना है, जैसे आजकल हमारे पलटू बाबा हैं, और मोदी जी से इतना यह खफा हो गए क्योंकि मोदी जी की अपनी एक आइडेंटिटी होने लगी। जब आप ग्राउंड पे वर्क करेंगे, राहुल गांधी जी क्यों चुनाव नहीं जीत पाए? क्योंकि उनके सराउंडिंग में ना ऑक्सफोर्ड से और आईआईएम से करके आए हुए लोग हैं जिनके पास ग्राउंड नॉलेज नहीं है। आप भारत के किसी भी ऐसे राजा के बारे में नहीं बता सकते जो खूब पढ़ा लिखा हो और बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ हो। ऐसा कोई राजा ही नहीं है। ज्यादातर जो राजा हैं या तो वो बलवान रहे हैं या एक मॉडरेट पढ़ाई किया हुआ है, खूब पढ़ा लिखा नहीं। ज्यादातर पढ़ा लिखा जो राजा रहा है वह अनसक्सेस। आप मनमोहन सिंह जी काफी एक अच्छे वित्त मंत्री रहे हैं वह, लेकिन अर्थ इकोनॉमी का काफी अच्छा नॉलेज रहा है, लेकिन एज अ पीएम आप उनको सक्सेस नहीं मान सकते एज कंपेयर टू द नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी ग्राउंड पे वर्क कर रहे थे। मैं इसी में एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं, औरंगजेब और दारा सिकों। ठीक है, सही कौन गलत कौन उस बहस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन दारा सिकों युद्ध क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि दारा सिकों हमेशा अपने पिता के एडवाइजरी में रह गए। वह ग्राउंड पे जाके कभी उन्होंने युद्ध किया ही नहीं था। उनके अगेंस्ट जो औरंगजेब है वो ठीक है, बुरा है, मैं खुद नफरत करता हूं औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब ग्राउंड पे जाके काम करते थे। मैं यूपीएससी की क्लासेस लेता हूं तो वहां पे भी औरंगजेब का ही पढ़ा रहा था मैं। औरंगजेब ग्राउंड पे जाके उन्होंने बैटल लड़ी थी। तो लास्टली जब दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है तो औरंगजेब इसलिए विन विन करते हैं क्योंकि इन्होंने ऑन ग्राउंड स्ट्रगल किया हुआ है। इनको पता है कि रणक्षेत्र क्या है, उसके चीजों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। सेम चीज यहां पे थी। केशुभाई पटेल आपको सीएम बने थे, लेकिन मेन काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो लोग नरेंद्र मोदी जी को जानते थे, लोग केशुभाई पटेल के तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे। इसलिए केशुभाई पटेल ने सिर्फ एक चीज बोल दी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी से कि या तो केशुभाई या तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को वहां से बाहर निकाल दिया गया। यह एक जो पल है काफी सोचने वाला है। नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल ने बाहर निकाल दिया। नरेंद्र भाई को उस समय गुस्सा आया होगा, लेकिन बाहर जाने के बाद यह जो पूरा तामझाम आज के डेट में धारा 370 हटा दिया, आज के डेट में उन्होंने राम मंदिर का जो निर्णय ले लिया, उसके लिए उन्होंने जो टीम बनाई है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की और तमाम लोगों की, इन लोगों से ये गुजरात में थोड़ी मिले थे। इनको एक नया ग्राउंड मिल रहा था क्योंकि भविष्य इनको एक ऐसे पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता था जिसका इतिहास बन जाए। भारत में आज के आने वाले हजारों साल तक अगर कभी पीएम का नाम लिया जाएगा तो बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए वो पीएम की सभा खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि इस बंदे ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसपे हम सोच नहीं सकते। यूसीसी, ट्रिपल तलाक, इसके अलावा आपके राम मंदिर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, यह ऐसे हैं जिसके बारे में आज के 10 साल बाद सपोज करना असंभव था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और उसके लिए अगर आपको भविष्य किसी स्ट्रांग पर्सनालिटी के लिए तैयार करती है, सेम महेंद्र सिंह धोनी जी का भी है कि महेंद्र सिंह धोनी को टीसी बनाया गया समय के द्वारा और उसी समय उनसे स्ट्रगल कराया गया अपने खुद के एम के लिए। अगर वो टीसी ना बने होते, अगर वो उस स्ट्रगल से ना
गए होते तो महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कुल ना बन पाते। हो सकता है अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, लेकिन कैप्टन कुल ना बन पाते। तो आज अगर आपके साथ इमीडिएट कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पे पॉजिटिविटी से रिलेटेड है। तो केशुभाई पटेल ने नरेंद्र मोदी को बाहर कर दिया गुजरात से, और नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो बाहर एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और उस एक्सपीरियंस के बाद अगेन 2001 में इनको सीएम बना दिया जाता है। यह खुशखबरी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी का 2001 में सीएम बनना स्वयं नरेंद्र मोदी के लिए कोई खुशखबरी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये वनडे मैच खेल रहे हैं सीएम का। एकदम बिगड़ी हुई हालात में इनके हाथ में कमान दी जाती है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, 50 साल का स्ट्रगल रहा है। लगभग उस समय एज इनकी 50 ईयर थी, और पिछले 30-35 साल का ग्राउंड स्ट्रगल रहा है बंदे का। उस समय जो सीएम बना था वह कोई सी सोने के चम्मच में खाते हुए सीएम नहीं बना था। यह बंदा लैट्रिन साफ करते हुए, यह बंदा लोगों को पानी पिलाते हुए, यह बंदा एक एक घर में घूमते हुए, जो छोटे से छोटे लेवल का चुनाव होता है उसको जितवाते हुए, छोटे से छोटे राजनीतिक दलों को आपस में मिलाते हुए यह बंदा सीएम बना था। निगेटिविटी तो थी ही उस समय। फिर हो गया गोधरा कांड, नाले पे दहला, और गोधरा कांड ने इसको अच्छे से बिगाड़ दिया। इवन अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि काफी बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी इनको कहीं ना कहीं गलत ठहराने की कोशिश की। वो तो आडवाणी जी थे कि इनका पक्ष लिया। होता है जब समय किसी को बनाना होता है, सिर्फ यह कह देना कि मेहनत से ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, यह गलत है। एक्चुअली यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का लक भी साथ दिया, और वह वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने रह गए। अब समझिएगा इसके आगे का जो फेज़ है वह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, हमें अगर समय ने कोई पोस्ट दे दिया तो उस पोस्ट के जाने की संभावना है, अगर 99% हो तो 1% भी उस पोस्ट को रोकने की संभावना है, तो अपना 100% दो। लेकिन 100% किस वे में दें? क्या इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भाईचारा का पाठ पढ़ाया था गुजरात वालों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका जो कैंपियन है गोधरा कांड के बाद, आप देखिएगा एक कट्टर हिंदुत्व को दिखाने का प्रयास किया गया था। एक कट्टर हिंदुत्व का, इनकी जो राजनीति उस समय आती है वह एक कट्टर हिंदुत्व को दिखाने का इसमें प्रयास किया गया था। अक्षरधाम का जो मंदिर है और बाकी मंदिर है, उस मंदिर में इस तरीके से रोटेट किया गया था इनको कि हिंदुत्व ही इनकी प्रायोरिटी है। हुआ भी ऐसे, गोधरा कांड हुआ था, हिंदू मुस्लिम अलग अलग था, हिंदू को इन्होंने लेकर एक बड़ा फिर से सीएम का चुनाव इन्होंने जीता। उसके बाद इनको एक चीज समझ में आ गई कि नहीं, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से यह आगे नहीं बढ़ सकते। यह काफी बड़ा और एक रिस्की डिसीजन था कि अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने के बाद एक नॉर्मल हिंदू रहते हुए विकास की राजनीति खेलना। कितनी रही सक्सेस, कितनी नहीं सक्सेस रही, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि महात्मा गांधी के अलावा अगर इस देश में अपने आप को किसी ने भयंकर तरीके से एडवर्टाइज किया है तो वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही है। एक और समानता है महात्मा गांधी जी और मोदी जी में। अगर आम जनता से इमोशनली महात्मा गांधी जी के बाद कोई दूसरा इस माइन्यूट लेवल पे अटैच हो पाया है तो ही इज नन अदर देन प्रधानमंत्री मोदी। नन अदर देन प्रधानमंत्री मोदी, डाउटलेस नन अदर देन प्रधानमंत्री ही। इसके बाद वेस्ट बंगाल का बंगाल का आप किस्सा जानते ही हैं, नैनो कार, उसको वहां से हटाया गया। तो अब मोदी जी के अंदर आया कि क्यों ना हम गुजरात में अब विकास की पॉलिटिक्स करें, क्योंकि उसी समय 2005-2008 के आसपास इनके दिमाग में बैठ चुका था कि नहीं, अब हमें
पीएम बनना है, क्योंकि ये आडवाणी जी को, जो कि इनके गुरु हैं, ये कहते हैं कि आडवाणी जी ने इनकी उंगली पकड़ के पीएम तक के पोस्ट पे लाया। लेकिन जन मानस में आज के डेट में जो एक सिस्टम बन गया है, लोग कहते हैं कि भाई मुझे मोदी जी बनने दो, लेकिन सॉरी, तुम मोदी जी बन जाओ, लेकिन मुझे आडवाणी जी ना बनने दो। एक्चुअली ये स्टेटमेंट मेरे एक गुरु ने कहा था। मैं एसआईपी की शुरुआत, मैं पहला जॉब उन्हीं के यहाँ किया था, तो उन्होंने कहा, कॉल किया कि हाँ अभिषेक सुन, तुम मोदी बनना है तो बन, मैं जिस दिन आडवाणी बना मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो जस्ट एक मजाक में कहा था उन्होंने, बट अब मोदी जी को विकास के रास्ते पे जाना था। एक सिस्टम आता है वहां पे, एक ज्वाइंट वेंचर होता है जहां पे सेमिनार वगैरह टाइप का होता है, CII। अगर आप CII की बात करें, एक्चुअली मैं नाम भूल रहा था, राहुल बजाज जी खड़े होते हैं और जहां बात होनी चाहिए थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, जहां बात होनी चाहिए कि इंडस्ट्री को किस तरीके से आप ग्रो अप करोगे, वहां पे राहुल बजाज जी बात करने लगे कि मोदी जी आपने तो गोधरा में बर्बाद कर दिया, मोदी जी हमको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। यहां पे एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जो अडानी हैं, आज के डेट में जो अंबानीज हैं, यह लोगों ने मोदी जी का उस समय सपोर्ट किया था, तो यह सबको आज के डेट में मोदी जी का इनका सपोर्ट करना बनता है। मैं पहले ही बोल रहा हूं लगातार कि जब कोई कंपनी ग्रो कर रही होती है, मोदी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। मुझे जब भी बिजनेस की सीख लेनी पड़ी, मैं जब इनके बारे में 5-6 किताबें पढ़ा, मेरा दिमाग ही अलग तरीके से हिला हुआ है फिलहाल। तो जब आप प्रोजेक्शन उस हिसाब से हो रही थी मोदी जी की, अडानी और अंबानी यह दो तो मूर्ख प्राणी तो है नहीं, यह भी तो अपना दाव किसी ऐसे पर्सन पे लगाना चाहते थे जिसके सहारे यह भी ग्रो कर सके, और इनके ग्रो करने से ऑल ओवर इंडिया ग्रो करती है। लोग कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं, राहुल जी का भी कई बार बयान आया है, बाकी लोगों का बयान आया है, अरे यार जो बड़ा आदमी है वो कमाएगा नहीं तो टैक्स क्या तुम्हारा बाप देगा आके यहाँ पे। और तुम्हारा और जो कोरोना के समय में वैक्सीन बना था उसमें हमारा आपका योगदान रहा है, बिल्कुल रहा है, लेकिन उन्होंने भी तो बहुत सारे दिए हैं। इंडिया में रोजगार कौन देगा? अडानी अंबानी ही तो देगा, टाटा ही तो देगा, तो उनको ग्रो करेंगे तब तो देंगे। चाइना और हमारे बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है? चाइना कभी भी कहीं जाता है तो अपने बिजनेसमैन को लेके जाता है, और हमारे मोदी जी कभी अगर किसी अडानी को या किसी अंबानी को लेके चले जाए, कनेक्शन है, कनेक्शन है। अरे कनेक्शन होने दो, होना जरूरी है। अगर हमारा बिजनेसमैन ग्रो करेगा तभी तो वह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेगा इंडिया में, तभी तो वह आईटी रिवॉल्यूशन करेगा, तभी तो वह रोजगार लेकर आएगा। बिल्कुल होना चाहिए कनेक्शन। फिर अब यहां पे मोदी जी एक बड़ा रिस्की डिसीजन लेते हैं। इसकी जगह CII की जगह FCII को यह जनरेट करते हैं, जो कि इनका खुद का ग्राउंड होता है, और वहां पे वही अंबानी और अडानी जिनके बारे में आजकल चर्चा होता है, वह इनको सपोर्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर इन्होंने अपना एक गुजरात मॉडल तैयार किया। आप समझिएगा कि जो बंदा CM, एक तो CM नहीं बन पाता, फिर जब CM बनता है तो गोधरा कांड हो जाता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जाता है तो राहुल बजाज जैसा पर्सन उनको अपोज कर देता है। वो पर्सन गुजरात के ग्रोथ के नाम पे PM का चुनाव लड़ता है। ये जो स्ट्रगल थी इनकी, PM के बाद इन्होंने क्या किया वह हम सभी जानते हैं, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने इस स्ट्रगल में अपने आप को एडवर्टाइज किया। आप कभी भी अमित शाह या फिर किसी भी व्यक्ति को, बीजेपी के व्यक्ति को जब सुनेंगे तो कहेगा मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी का ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहता है। हो सकता है कि मुझे कोई बुरा भला बोल दे, लेकिन मोशन कोचिंग के भी सिस्टम से मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ। आज के 7-8 महीने, 9 महीने पहले, 9-10 महीने पहले मोशन जो कोचिंग है, जिनको नहीं पता है, वो IIT नीट की वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है इंडिया में। वह जब डाउनफॉल पे था तो NB सर ने सेम काम किया जो मोदी ने किया था, अपने आप को एडवर्टाइज किया। इसलिए देखिए आज आपको NB सर की हर जगह फोटो मिलेगी। अलक पांडे ने भी इसी तरीके से किया, अपने आप को एडवर्टाइज किया। तो मोदी जी अपने चेहरे को एडवर्टाइज किए
क्या आप दूध कहाँ से लेते हैं? अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसमें दूध होगा, दूध होगा तो वो गुजरात से बना होगा, और गुजरात में कौन? मोदी जी। आज के डेट में कोई भी बड़ा फंक्शन है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहां के चीफ गेस्ट कौन? मोदी जी। उसको ओपन करने वाले कौन? मोदी जी। सैटेलाइट से लेके राम मंदिर तक का उद्घाटन करने वाले कौन? मोदी जी। क्यों? क्योंकि यह एक ब्रांड इमेज होता है, जो कि इन्होंने ब्रांड इमेज अपना क्रिएट किया। उसके बाद इन्होंने जो आईटी सेक्टर को अपने साथ कोलेबरेट किया, यह भी बड़ा बेमिसाल था। सबसे पहले इंडिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, विजुलाइज आइडियोग्राफी का जो यूज किया गया था वह मोदी जी के द्वारा ही दिया गया था। ऑब्वियसली मैं गलत नहीं हूं, मेरे को याद आ गया, सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। तो एक पर्सन को अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले वह अपने कंपटीटर को पहचाने, वह व्हाट, वाई और हाउ को पहचाने, वह स्ट्रगल फेज को एंजॉय करना सीख लें। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी को आगे लेकर बढ़े। राहुल गांधी जी बुरे नहीं हैं, बुरी तरीके से एडवर्टाइज किए गए हैं। यह राहुल गांधी जी की बदकिस्मती है कि उनको खड़ा मोदी जी के सामने होना पड़ रहा है। अदरवाइज राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता के रूप में हो सकते थे। ओवरऑल लास्टली मैं मोदी जी के लाइफ में को लेकर मैं क्या कहना चाहूँगा। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से किसी कंपनी को छोड़ देते हैं, उसके स्ट्रगल के फेस में हम उसका डी सपोर्ट करते हैं। मेरे भी एक प्रोजेक्ट के चारों टीचर ने रिवॉल्ट किया था, मैं उन चारों को एचओडी बनाना चाहता था एक्चुअली अपने सिस्टम में। शायद अगर आज वो मेरे से अटैच होते, क्योंकि अच्छे लोग थे, पढ़ाने में काफ़ी अच्छे थे, कम पैसे में अच्छे लोग मिल गए थे, और बड़े ही अजीब जगह मैंने भेजा था सबको। अगर वह आज के साथ होते तो जितना वह पा रहे हैं शायद उसका 4-5 गुना पा रहे होते मेरे साथ। बट अगर आप किसी कंपनी के साथ हो और उस कंपनी की अगर आपको ग्रोथ दिखती है, जैसा कि इनको बीजेपी का ग्रोथ दिखा, तो उस कंपनी को फॉलो करते हुए अपने चेहरे को आगे लगाओ, टेक्नोलॉजी का एडिशन करो, और जो भी निगेटिविटी है उन सभी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, और हो सकता है देन सक्सेस आपका होगा। हो सकता है आज का वीडियो बोरिंग हो सकता है आज का वीडियो अच्छा हो, आई डोंट नो। मैंने इसको बनाया क्योंकि मेरा मन था। आगे चल के अब मैं जैसा वीडियो बनाता रहा हूँ वैसा ही बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।